फाइन। आई रियली होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे हों, क्योंकि जैसे कि मेरे पिछले वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि थिंग्स वर नॉट वेरी गुड विद मी इन लास्ट मंथ। अप्रैल मंथ में मेरे साथ हमारे साथ एज अ फैमिली काफ़ी अप एंड डाउन हुए, तो उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ मैं। सॉरी कि 20-22 दिन का गैप के बाद आ रही हूँ मैं, 2-3 वीक्स के बाद। आई वांटेड टू रिकवर वेल, अच्छे से मैं रिकवर हो जाऊँ, उसके बाद ही आने का मेरा मन था। तो क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा थी और कुछ सब्सटेंशियल हो बात करने के लिए। अभी भी मैं सोच रही थी कि ये वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, क्योंकि मैंने कोविड का एक वीडियो कि मुझे कोविड हो गया है फोर्थ डे या 5th डे पर बनाया था। उसके बाद से मैंने कोई भी अपडेट नहीं डाला। पीपल वर आस्किंग मी, पीपल वर कंसर्न अबाउट मी। कई लोगों के मैसेजेस आए, कई लोगों का यूट्यूब पे भी नीचे मैसेजेस आए कि अपना हेल्थ अपडेट दीजिए, हमें चिंता हो रही है। तो मैंने पर्सनली उनको सबको मैसेज के आंसर भी किए। आज का वीडियो होने वाला है इस बारे में। मैं अपनी कोविड जर्नी के बारे में आपसे चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि क्या क्या हुआ इस पूरी जर्नी में। क्योंकि 4th-5th डे का तो एक वीडियो था, शॉर्ट वीडियो था, वो मैं आपके साथ शेयर किया था। बट पूरी जर्नी कैसी रही, क्या हुआ, कैसे हुआ मुझे कोविड, क्या क्या उसमें माइलस्टोन आए, क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, डूज क्या हैं, डोंट क्या हैं मेरे अकॉर्डिंग। मतलब डॉक्टर की सलाह तो बिल्कुल ही लेनी ही चाहिए, लेकिन मेरे अपने एक्सपीरियंसेस और मेरी फैमिली के एक्सपीरियंसेस क्या क्या रहे इस कोविड के दौरान। सबको एक जैसा कोविड नहीं होता है, किसी को माइल्ड होता है, कोई एसिम्टोमेटिक होता है, किसी को अच्छा खासा हो जाता है। मैं उनमें से हूँ जिनको अच्छा खासा हो गया था। तो मैं अपनी जर्नी के बारे में यहाँ बात करती हूँ। और अपनी जर्नी के बारे में बात करने से पहले ये कहना ज़रूर चाहूँगी गाइज़ कि अगर थोड़ा सा भी मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी आप मुझसे कनेक्ट फील कर पाते हैं, तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग और इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आगे भी जो हमारे अपडेट रहें वो जो भी एज अ फैमिली हम करते हैं या फिर जो भी मैं हॉल वीडियोस लाती हूँ, आप उससे कनेक्ट रहें। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर और शुरुआत करते हैं कि मुझे कैसे हुआ कोविड, कब मुझे लगा कि मुझे कोरोना हो गया है। तो इट वाज अबाउट 30th अप्रैल, 13 अप्रैल की बात है। 13 अप्रैल को मैं शाम को मैं इवनिंग वॉक करने जाती थी। मेरे कुछ और सेक्टर से कुछ और फ्रेंड्स भी आते थे, वो भी इवनिंग वॉक करने जाते थे। हम इसमें वहाँ पे वॉक करेंगे, तो मैं वहाँ से अपनी फ्रेंड से मिलके ये वो वॉक करके पार्क से आ गई थी। रात को मैं सो गई थी, कुछ नहीं फील हो रहा था मुझे। 13 तारीख की रात को, हाँ, कुछ नहीं फील हो रहा था। 10:30-11 बजे के करीब जब मैं और मेरा बेटा लेटे हुए थे, मेरी मदर इन लॉ, जैसा कि आपको पता है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आई हुई थी। तो वो और मेरे हस्बैंड दूसरे रूम में सोते थे पिछले 2-3 महीने से। तो वो दोनों अपने रूम में थे, मैं और मेरा बेटा अपने रूम में थे। तो जब 13 तारीख की रात को मैं और वो बातें कर रहे थे, हम सोने से पहले काफ़ी देर तक गप्पे मारते हैं मैं और मेरा बेटा। तो मैं उससे बार बार ये कह रही थी कि मुझे थ्रॉट में अंदर से इचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा सलाइवा गाढ़ा गाढ़ा थ्रॉट में आ रहा है और बहुत अनईजीनेस हो रही थी मुझे। मतलब मेरे को थ्रॉट इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, टॉन्सिल्स मुझे बहुत जल्दी होता है। मेरे को खट्टा बिल्कुल सूट नहीं करता, ठंडा बिल्कुल सूट नहीं करता। मैंने कई सालों से ठंडा बिल्कुल रोक रखा। हालांकि मुझे ठंडा पानी बहुत पसंद है, फ्रिज का गर्म पानी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे गले की सिचुएशन की वजह से कि मैं जब भी ठंडा पीती हूँ, मैं जब भी खट्टा खाती हूँ, मेरा गला हमेशा ख़राब हो जाता है और मुझे टॉन्सिल्स हो जाते हैं। फिर मुझे स्वॉलो करने में कोई भी चीज़ बहुत दिक्कत होती है और उससे मुझे फीवर आ जाता था अगर मैं उसका ध्यान ना रखूँ तो मैं उसके लिए मैं अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा अटेंटिव रही हूँ पिछले 4-5 साल से स्पेशली। तो मेरे को पता था कि मेरे गले में प्रॉब्लम ये वैसी नहीं है जैसी हर बार होती है। ये टॉन्सिल वाली प्रॉब्लम नहीं थी कि मुझे कुछ स्वॉलो करने में दिक्कत हो रही हो या मुझे यहाँ थ्रॉट में पेन हो रहा, ऐसा नहीं था। गला ऐसा था जैसे किसी ने अंदर से पूरा खुरच दिया है, पेट्रोल डाल के जैसे आग लगा दी है। बहुत ज़्यादा जलन और बहुत ज़्यादा अनईजीनेस और एक अजीब तरह का सलाइवा। मतलब आप भी ध्यान रखिएगा, अजीब तरह का गाढ़ा गाढ़ा सलाइवा यहाँ पे इकट्ठा होएगा और बार बार आपको मन करेगा कि इसको स्पिट करके आ जाए। आज मैं बालकनी में बैठ के वीडियो बना रही हूँ फॉर ए चेंज, तो बहुत तरह की आवाज़ें आ रही हैं। गार्बेज का यहाँ पे वो टनल है, वहाँ से जो कोई भी कुछ भी फेंकता है तो उसकी भी आवाज़ आ रही है। बाहर से ट्रॉली लेके कोई जा रहा है तो उसकी भी आवाज़ आ रही है। बट आई वांटेड टू कीप इट रॉ एंड नेचुरल, क्योंकि एक ही तरह की सराउंडिंग्स में करते करते मैं भी बोर हो गई हूँ और आप भी शायद। तो मैंने सोचा कि आज कुछ और सेटअप करते हैं अपने, क्यों ना प्लांट्स के पास बैठ के एक वीडियो शूट किया जाए, क्योंकि ये चिट चैट वीडियो है। तो
बढ़ते हैं आगे कि हाँ 13 तारीख को ये हुआ कि मेरी थ्रॉट में बहुत ज़्यादा अनइजीनेस हो गई, बार बार गाढ़ा गाढ़ा थूक आता रहा मुझे, और मैं बार बार इशू से अपने बेटे से कहती रही कि मुझे बहुत अनइजीनेस हो रही है भाई, मेरा तो आज गला बहुत ही परेशान कर रहा है। बार बार बातें करते हुए मुझे उठ के जाना पड़ रहा था, पानी पीना पड़ रहा था, बार बार पानी पी के मुझे उससे थोड़ा सूट करना पड़ रहा था। फिर हम सो गए, नींद आ गई 11 बजे के करीब। 12-1 बजे के करीब मैंने उठ के देखा, मेरे को काफ़ी तेज़ फीवर था। 1 बजे मैं उठी, पैरासीटामोल हमारे घर में रखी थी। उससे पहले भी 1-2 बार इशू को फीवर आया था, तो हल्का 1-2, क्योंकि उसने बहुत ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी ली थी तो उसको आ गया था 1-2 वीक पहले। तो वो पैरासीटामोल थोड़ी सी पड़ी हुई थी ड्राइंग रूम में, तो मैं उठ के गई, मैंने जाके वो पैरासीटामोल खाई और मैं फिर सो गई। सुबह जब मैं उठी मेरे को फीवर था 100 अबव 100 था, 100.5 100.6। तो मैंने इशू से बोला कि इशू मुझे लगता है मुझे फ़ीवर हो रहा है, मेरे गले में भी प्रॉब्लम है, ऐसा ना हो कि मुझे कोविड हो गया हो। और हुआ ये था गाइज़ कि सुशांत सिंह की डेथ के वक्त इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया में और न्यूज़ में इतनी नेगेटिविटी फैल गई थी। उस वक्त पे भी लॉकडाउन था, माइंड इज़ वेरी सेंसिटिव। तो मैं बहुत, मेरे हस्बैंड पूरे दिन उस समय कोरोना और सुशांत देखते रहते थे, मैं मेंटली डिस्टर्ब होने लग गई थी वो नेगेटिव न्यूज़ देख के। तो उस समय से मैंने न्यूज़ देखना बिल्कुल बंद कर दिया था। आई डिसकनेक्टेड माई सेल्फ विद न्यूज़। मतलब यूट्यूब पे भी उस तरह के कुछ भी सर्च नहीं किया था मैंने न्यूज़ से रिलेटेड। तो मैं 8 महीनों से बिल्कुल डिसकनेक्ट थी। तो मुझे ये भी पता नहीं था कि इस वक्त में आरोग्य सेतु ऐप भी, मेरा फ़ोन एक बार रीसेट कर दिया था मेरे बेटे ने, तो आरोग्य सेतु ऐप भी नहीं था मेरे पास, और न्यूज़ भी मैं नहीं देख रही थी। तो मुझे ये आइडिया ही नहीं हुआ कि कोरोना बहुत ज़्यादा मतलब फैल रहा है इस वक्त। तो लेकिन फिर भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने सुबह 14 तारीख की सुबह अपनी एक फ्रेंड से बात की। तो मैंने कहा यार, जब उसी के साथ जिससे हम वॉक पे गए थे, जिसके साथ हम घूम रहे थे तो मैंने उसको बोला, उसको पहले 6-7 महीने पहले ही कोविड हो चुका है पूरी फैमिली को। तो मैंने उससे पूछा कि ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है कि मुझे फीवर है और मुझे थ्रॉट में भी लग रहा है। मैं सुनना ये चाहती थी कि वो, मैं कई चीज़ों में उससे डिस्कस करती हूँ, एडवाइस भी लेती हूँ, मैं सुनना उससे ये चाहती थी कि वो ये बोले कि नहीं नहीं सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, ये तो 1-2 दिन का फीवर है, हो जाएगा। बट उसने मुझे कहा कि अभिलाषा ऐसा कर, फिर चेक ही करा ले। तो मैंने कहा यार फिर मैं जाऊँ चेक कराने अकेले? तो उसने कहा हाँ देख कहाँ जा सकती है। तो मैंने कहा तेरी सिस्टर को भी हुआ था, उन्होंने कहाँ से कराया? तो उसने कहा कि सेक्टर 3 में कहीं पर एक गवर्नमेंट का वो कैंप लगा हुआ है, वहाँ पर वैक्सीनेशन भी हो रहा है और वहाँ पे कोरोना भी टेस्ट हो रहा है। तो व्हाई डोंट यू गो एंड टेस्ट योर सेल्फ, कि एक दिमाग में से वो निकल जाएगा। मुझे भी लगा कि यार फीवर तो है ही, और ऐसा थ्रॉट में जैसा हो रहा है पहले कभी नहीं हुआ था। तो मैं गई वहाँ पर, मैंने देखा वहाँ इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी, इतने ज़्यादा लोग थे, 500-600 पीपल वर देयर। वो गवर्नमेंट वाले में ओपन में था वो। तो आई थॉट कि व्हाट इफ़ कि मुझे कोविड हो ही ना, और मैं यहाँ आऊँ और इतने सारे कोविड पेशेंट्स के बीच में मुझे कोविड हो जाए। तो मैंने वहाँ से स्कूटी वापस घुमाई और मैक्स में चली गई, मैक्स हॉस्पिटल। मेरे को लगा कि यहाँ पे थोड़े कम लोग होंगे, तो कंपैरेटिवली वहाँ पे कम लोग थे, गवर्नमेंट वाले से कम थे। वहाँ पे जैसे गवर्नमेंट वाले में 500-600 थे, तो यहाँ पे 100-150 के अराउंड होंगे, लेकिन लाइन तो थी, काफ़ी लंबी लाइन थी। इट टुक मी 3.5 आवर वहाँ पे मैक्स में भी। वहाँ पे मैं पहले लाइन में लग गई कोविड वाली, और उसके बाद फिर उन्होंने बताया आपको एक फॉर्म फिल करना है, आपने वो फॉर्म ही नहीं फिल किया। तो मैं दोबारा से उस लाइन में जाके फॉर्म की लाइन में लगी, वो फॉर्म भरा, उसके साथ पेन, आधार कार्ड की कॉपी चाहिए थी, आधार कार्ड की कॉपी लगाई। आई डोंट नो आपके सिटी में कैसा होता है, यहाँ पर तो ऐसा ही हुआ, आधार कार्ड की कॉपी भी लगानी पड़ी साथ में। वो लेके फिर से लाइन में आई, और मेरे को उस वक्त में 102 बुखार हो चुका था। तो इतना ज़्यादा फीवर में, इतनी देर गर्मी में, ओपन में लाइन में, धूप में लाइन लगी हुई थी वहाँ पे। 2-3 घंटे लाइन में लगने के बाद नंबर आया, टेस्ट हुआ, घर पर आ गई मैं। घर आके मैंने अपने आप को उसी वक्त आइसोलेट कर लिया था। अंदर से तो मैं ये सोच रही थी कि कोविड ना हो, लेकिन मेरे को फ़ीवर आता बहुत बहुत कम है। मेरे को याद नहीं मुझे लास्ट कब फीवर आया था। जब से मैंने अपने गले की देखभाल करनी शुरू कर दी थी टॉन्सिल वाली 3-4 साल से, तो तब से मुझे फ़ीवर नहीं हुआ था। मुझे याद भी नहीं मुझे लास्ट फीवर कब हुआ था। बाकी चीज़ें तो मुझे होती रहती हैं, लेकिन फ़ीवर मेरे को कम हो रहा था ना। तो पहला दिन तो ऐसे ही निकल गया, मैंने अपने आप को आइसोलेट किया। मेरा बेटा अन्नू तो अपनी
मम्मी का सेवा भावी पुत्र उसने अपने आप को मुझसे ऐसे डिस्टेंट कर लिया कि जैसे मैं उसकी वाइफ ही नहीं हूँ। वो अच्छा भी था खैर, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई सारी देखभाल की जिम्मेदारी बेटे पे ही आ गई। पति ने तो बिल्कुल अलग अलग अपना पृथक साम्राज्य बसा लिया मम्मी के साथ ही। अच्छा था, मम्मी को बचाने के लिए ज़रूरी भी था, पर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लगता है कि अरे मैं अकेले जा रही हूँ टेस्ट कराने, मेरा बेटा बेचारा मेरे कांटेक्ट में आ रहा है, पता नहीं उसको, वो उतना समझदार है नहीं कि वो कर पाए। इस बेटा मेरा उतना समझदार है नहीं, आखिर है तो बच्चा ही, उतना केयरफुल नहीं रहता है। उस समय तक तो उसका ये डायलॉग था, कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है, कोविड वोविड जैसे इम्यूनिटी का खेल है, थोड़ा बहुत ऐसा होता है वैसा होता है, और कुछ नहीं है कोविड, तो लोगों ने ऐसे हवा बना रखा है, कोविड नाम की कोई चीज़ नहीं है और ऐसे ही होता है। तो मैं उसको कितना भी कहती थी कि बेटा मेरे रूम में मत आ, मास्क लगा के आ, ये लगा, तो कभी मास्क लगा के आता था, कभी भी ना लगाया जाता था। हालांकि हर बार मैं उसको वापस भेजती थी। तो क्योंकि मुझे फ़ीवर बहुत ज़्यादा था तो मैं पानी बहुत ज़्यादा पी रही थी, तो मुझे हर वक्त बॉटल्स मेरी 700 ml वाली ही थी, तो 3 बॉटल से भी मेरा काम नहीं चलता था, तो 3 बार उसको मेरी बॉटल्स भरने रखने आना पड़ता था। और उस वक्त तक हमने कोविड का इतना ज़्यादा, मैंने क्योंकि वीडियोज़ वगैरह नहीं देखे थे, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ वीडियोज़ देखने से नेगेटिव वीडियो देखने से, तो मैंने ये भी नहीं देखा था कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए। तो वो अंदर ही आके रख रहा था, तब तक रिपोर्ट भी मेरी नहीं आई थी, तो हम थोड़ा सा एप्रीहेंसिव भी थे कि हो सकता है रिपोर्ट नेगेटिव ही आए। तो वो अंदर बॉटल्स रखने आ रहा था, मेरा खाना रखने आ रहा था, ये मास्क लगा के आता था पर अंदर आ रहा था, तो मना करने के बाद भी आ जाता था। तो उसको भी नेक्स्ट डे से फीवर हो गया। जैसे नेक्स्ट डे उसको भी फीवर हुआ तो मुझे समझ में आ गया था कि भाई ये कोविड ही है, ये और कुछ है नहीं, क्योंकि ये इस तरीके से फैल रहा है। तो हमने उधर मम्मी को एक रूम में लॉक कर दिया, मम्मी को बिल्कुल ही लॉक कर दिया कि मम्मी की इम्यूनिटी, क्योंकि वो कैंसर ट्रीटमेंट करवा रही थी अपना, अभी उनका ऑपरेशन हुआ था, तो उनको बचाने के लिए उनको बिल्कुल रूम में लॉक कर दिया गया। और बेटे का भी श्योर नहीं था, उसको एकदम हल्का माइल्ड फीवर था, तो उसको ड्राइंग रूम में रख दिया गया, एक नीचे गद्दा डाल के। 2 बेडरूम का फ्लैट है मेरा, दूसरे रूम में मैं थी और अन्नू, तो जो मेरे हस्बैंड हैं वो पूरा दिन बालकनी या तो काम करते थे या बालकनी में बैठे रहते थे। तो शुरू के 2 दिन तो सब जिम्मेदारी अन्नू और ईशू ने मिलकर ही उठाई, खाना बनाने की, चाय बनाने की, ये बनाने की, वो बनाने की, दोनों के लिए, मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी भी एक रूम में बंदी थी, तो दोनों ने उठाई। फिर बेटा तो जल्दी थक गया, वो 1-1.5 दिन में ही थक गया काम करते हुए, तो अल्टीमेटली फिर वो जिम्मेदारियाँ सारी अन्नू के ऊपर ही आई। तो दूसरा दिन था मेरा, दूसरे दिन भी मेरा फीवर चल रहा था 101-102 के अराउंड, गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और मैंने किया क्या गाइस, समझदारी मैंने ये की कि जिस दिन 13 की रात को मुझे फीवर आया, 14 को ही मैंने स्टेप उठाने शुरू कर दिए। 14 को ही मैं अकेले गई, अकेले जाके मैंने अपना टेस्ट कराया। टेस्ट कराने के बाद जैसे ही मैं घर आई तो मुझे समझ नहीं आया कि अब ऐसे में डॉक्टर के पास कहाँ जाऊँ, क्योंकि जिस भी डॉक्टर के यहाँ फ़ोन कर रहे थे कोई अवेलेबल नहीं था, कोई कंसल्टेंसी फेस टू फेस वाली तो 1-to-1 वाली हो ही नहीं रही थी। तो वही मेरी फ्रेंड है, उसके फ्रेंड के कोई रिलेटिव हैं, वो डॉक्टर हैं, लेकिन वो बिहार में हैं, तो मैंने उनसे उसका नंबर लिया कि मैं पेटीएम कर दूंगी, लेकिन इस समय इमीडिएट हेल्प की मुझे ज़रूरत है। तो आई टुक स्टेप ऑन टाइम। तो मैं आपको भी यही कहना चाहूँगी कि कभी भी अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। जो भी सिम्टम आपको आए, इवन रिपोर्ट्स अगर नेगेटिव भी आए तो यही कंसिडर कीजिए कि आगे मैं आपको बताऊँगी कि कैसे नेगेटिव रिपोर्ट और पॉजिटिव रिपोर्ट का लोचा है और क्यों इस पर बहुत ज़्यादा। पॉजिटिव है तो ठीक है, उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दीजिए। नेगेटिव है तो भी दिमाग में रखिए कि अगर घर में किसी को कोविड है तो 99% चांसेस हैं कि आपको भी कोविड ही है। चाहे आपको फीवर आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई और सिम्टम ही हल्का है तो भी आपको कोविड है, तो डू कंसिडर इट एज अ कोरोना कोविड, ताकि आप सही टाइम पे सही स्टेप उठा सकें। तो मैंने 14 को ही डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे मेडिकेशन दिया। उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि ये कोविड है या नहीं है, लेकिन उन्होंने हाँ ऑलमोस्ट कोविड वाले ही दवाइयाँ दी। तो फिर अगले तारीख 15 तारीख को मेरी रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट थी पॉजिटिव। तो तब तक फीवर वही चल रहा था, 100 से लेके 102 के बीच में बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। और पैरासीटामोल 650 जो डॉक्टर ने सजेस्ट की थी मैं वही ले रही थी, और जो दवाइयाँ उन्होंने और दी थी जैसे डॉक्सीमाइसिन ऐसी कोई दवाई थी, मैं मतलब नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पे दवाइयों के, पूरा 4-5 दवाइयों का एंटीबायोटिक दवाइयों का कोर्स था, तो वो उन्होंने मुझे दिया था, तो वो मैंने तभी मंगा लिया था। तो मेडिकेशन मेरा 14 से ही शुरू हो गया था दोपहर से। तो दवाइयाँ मैंने जैसे उन्होंने बताई थी वैसे लेनी शुरू कर दी, और स्टीम दिन में 3 बार स्टीम लेना शुरू कर दिया। स्टीम के अंदर भी अगर आप
जो पानी है उसके अंदर मैं यहाँ टिप देना चाहूँगी आपको, थोड़ी सी अजवाइन डाल दें, थोड़ा सा एक कैप्सूल आता है ग्रीन कलर का वो काट के डाल दें, तो उससे आपका ये ब्लॉक जो यहाँ पे ब्लॉक होगा वो जल्दी खुलेगा। और बेटाडिन के और नमक के गार्गल करें। नमक के वैसे मैंने ये नोटिस किया कि सॉल्ट डाल के जो गार्गल होते हैं उससे ज़्यादा रिलीफ मिल रहा था मुझे। बेटाडिन से जब टॉन्सिल्स होते थे तब बेटाडिन से ज़्यादा रिलीफ मिलता था, लेकिन इसमें नमक वाले गार्गल से मुझे ज़्यादा रिलीफ मिल रहा था। तो सुबह उठते ही मैं गार्गल कर रही थी, दोपहर में भी कर रही थी, रात में कर रही थी, और हॉट वाटर की एक बॉटल भी भरवा ली थी। तो आप भी ये कर सकते हैं कि हॉट वाटर अपने पास रखें, वो ही पिएँ। तो इस तरीके से मेरे दिन जा रहे थे। 15 को फिर मेरी रिपोर्ट आ गई जो कि पॉजिटिव थी। धक्का तो बहुत लगा, लेकिन आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट, क्योंकि इट्स बिन 3 डेज़, और 3 डेज़ में मेरा फीवर उतरा ही नहीं था, मतलब चल ही रहा था फीवर बिल्कुल। और 4-5 दिन तक गाइज यही चला। 4-5 दिन तक मेरा फीवर कॉन्टिन्यूसली 100.5, 101 इसके ऊपर 4-5 दिन चलता रहा। 4-5 दिन तक तो मैं उसको बहुत लाइटली ही ले रही थी कि हाँ ठीक है, कोविड हो गया, इतने लोग रिकवर हो जाते हैं, मैं भी रिकवर हो जाऊंगी, ये हो जाऊंगी। तो जैसे ही मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो एक चीज़ और की हमने कि जाके अन्नू का, ईशू का और मम्मी का भी टेस्ट इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने जाके करा लिया RT-PCR टेस्ट। तो जब टेस्ट कराया तब सिम्टम किसी को नहीं थे। कि ईशू को थोड़ा हल्का फीवर आया था दूसरे-तीसरे दिन, बाकी दोनों को कोई सिम्टम नहीं थे। तो इन 16 तारीख को इन लोगों का टेस्ट इन लोगों ने कंडक्ट कराया, तो बाकी लोगों ने भी अपना टेस्ट कंडक्ट कराया। 4-5 दिन से मेरा फीवर यहाँ पे ऐसे कैसे ही चल रहा था। खाना मुझे तीनों टाइम सब ने कहा था खाना एनर्जी बनी रहती है, तो मैं भी खा रही थी, और उस वक्त तक मुझे खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो खाना मैं खा रही थी। हालांकि अन्नू का खाना बहुत अजीब सी रोटियाँ थी, बहुत बड़ी बड़ी सी, बहुत टेढ़ी मेढ़ी, बट वो बना रहे थे, यही काफ़ी था कि वो बना के तीनों टाइम खाना दे रहे थे। तो तीनों टाइम में खाना खा रही थी प्रॉपर, मुझे मतलब भूख नहीं भी थी तो बुरा भी नहीं लग रहा था, खाना तब तक ठीक था। तो दिन ठीक ठाक जा रहे थे। 5वें दिन मैंने और मेरे बेटे ने, अगर क्लिप होगी तो मैं यहाँ डालूंगी, यहाँ पे 5वें दिन हम दोनों मस्ती कर रहे हैं, उसका भी मास्क लगवाया, उसको भी फीवर आ गया था, तो वो फिर फ्रीक्वेंटली आ रहा था मेरे पास। तो वो मेरे को, हम बोल रहे थे अच्छा ये मैं हूँ, ये मेरा मास्क है, ये मेरा बेटा है, और यहाँ कोविड पार्टी चल रही है। तो मतलब यू आर सो कूल अबाउट इट कि ठीक है, हम कोविड को मात दे देंगे, हम एक सर्वाइवर हैं, और ये तो ठीक है, होता रहता है ये वो। 5वें दिन तक यही हाल था। लेकिन हाँ, मैं अपना मेडिकेशन पूरा प्रॉपर ले रही थी, मैं अपनी स्टीम पूरी ले रही थी, और मैं अपने गार्गल पूरे कर रही थी, उसमें बिल्कुल मैंने कोई कोताही नहीं की थी। फीवर मेरा जस के तस बना हुआ था। थ्रॉट धीरे धीरे 4-5वें दिन से थ्रॉट थोड़ा ठीक हो गया था, उतना ज़्यादा सलाइवा मेरे को नहीं आ रहा था। सांस लेने में मुझे कोई दिक्कत 5वें दिन तक नहीं, लेकिन मेरा फीवर एकदम कम हो गया, 99.4, ये 2-3। मुझे लगा अरे वाह ठीक है, हो गया ये तो ठीक, मतलब ठीक है, मतलब आई कॉन्कर इट, हो जाएगा ये। 7वें दिन मैंने उठी, मैंने नहाया, मैंने सोचा आज मैं काम भी करूँगी, तो मैंने उठ के झाड़ू पोछा। क्योंकि हाँ, इस दौरान मैं बताऊँ आपको कि मम्मी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई, और अन्नू की और ईशू की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। तो हम बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि जिस चीज़ का हमें डर था, जिस चीज़ से हम मम्मी को बचाना चाह रहे थे, हमें ये लग रहा था कि उनको कोविड हुआ तो उनके लिए, उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जिसका डर था वही हुआ। एकदम से अन्नू का चेहरा उतर गया ना, अब मैं मम्मी का क्या करूँ, कहाँ लेकर जाऊँ, क्या करूँ। वो ईशू को तो कोई टेंशन किसी भी चीज़ की नहीं होती है, वो थोड़ा पागल है उसको कुछ भी, उसको ना मम्मी की टेंशन थी मेरी, मतलब ना दादी की, उसको कोई टेंशन नहीं थी। उसको लैपटॉप मिल रहा था, वो बहुत ठीक था, उसको कितना भी फीवर हो उसको कोई दिक्कत नहीं थी उसको लैपटॉप पे पूरा, हमें लग रहा था कि वो और ज़्यादा बीमार हो जाएगा, क्योंकि वो लैपटॉप से नज़र ही नहीं हटा रहा था फीवर के अंदर भी। वो लगातार ड्राइंग रूम में बैठ के बस अपना लैपटॉप वैसे भी चलाता था, और इस दौरान और ज़्यादा चलाने लग गया, क्योंकि कहीं मूव नहीं करना था, अपनी जगह पे कन्फाइंड एरिया में रहना था, तो उसमें वो और करता भी क्या, तो वो लैपटॉप चला रहा था। तो उसकी आंखें इतनी ज़्यादा रेड हो गई थी कि उसको देख के हमें डर लगने लग गया था कि ये और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, और बहुत ज़्यादा अपनी आंखों को, ब्रेन को यूज़ कर रहा है। इससे अच्छा कि ये रेस्ट करे, पर वो रेस्ट नहीं कर रहा था। जबकि ऑन दी अदर हैंड मैं और मम्मी अपने अपने रूम में पूरे दिन सिर्फ लेटे ही रहते थे, कोई और काम करते ही नहीं थे। तो मम्मी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई। फिर ये कन्फ्यूज़न शुरू हुआ कि मम्मी की रिपोर्ट से पहले ये कन्फ्यूज़न था, मेरी जब रिपोर्ट आई थी तब ये कन्फ्यूज़न था कि अब क्या करें, मम्मी को कैसे बचाएं, मतलब मेरे हस्बैंड को लगा कि मैं अपनी माँ को कैसे बचाऊं, क्या करूं। तो एक बार को तो उन्होंने ये बोला कि मैं अपनी मम्मी को लेके किसी होटल में शिफ्ट हो जाता हूँ ना, और तुम लोग यहीं रहो।
ईशू को बोला मैं तो अंदर ही थी लॉक में, तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन एक बार मेरे को मन में ये भी आया कि लो देखो मुझे बीमारी में छोड़ के मेरे बच्चे के भरोसे छोड़ के जा रहे हैं ना, अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या होगा। तो वो फिर दिमाग में इनके भी बाद में आया होगा या क्या जो भी है, या मेरे ससुर ने कहा होगा या देवरों ने कहा होगा, तो फिर इनको भी लगा होगा कि इस तरीके से मतलब वाइफ को कोविड में छोड़ के जाना ठीक नहीं है, हो सकता है कि ज़रूरत पड़ जाए, बच्चा कैसे संभालेगा। पता नहीं किस वजह से उन्होंने सोचा दिमाग में, या उनके घर वालों ने बोला या क्या जो भी है, उनको ये लगा कि भाई नहीं बेटे और बीवी को इस तरीके से छोड़ के जाना ठीक नहीं रहेगा, जबकि दोनों को ही फीवर है। तो फिर ये हुआ कि मम्मी को एक रूम में लॉक कर देते हैं और मेरे को एक रूम में लॉक कर देते हैं। मैं तो थी ही लॉक्ड, ईशू को बाहर वाले की जगह ज़्यादा नहीं है तो उसमें लॉक कर देते हैं। तो समहाउ रिपोर्ट्स का इंतज़ार करते हैं। तो रिपोर्ट्स का इंतज़ार हुआ जिसमें मम्मी पॉजिटिव आई, अन्नू नेगेटिव आए, ईशू भी नेगेटिव आया। तो ये बस सरप्राइज़ कि ईशू नेगेटिव कैसे आ गया। अन्नू का तो चलो हमें समझ आ रहा था कि अन्नू बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेते थे, घर में भी मास्क पहन के रखते थे, हर बात पे सेवलॉन से हाथ धोना, हर चीज़ स्प्रे करना, दिन भर स्प्रे करते रहते थे हर चीज़ पे। तो लेकिन ईशू तो बहुत केयरलेस था, उसका नेगेटिव कैसे आ गया जबकि उसको 5-6 दिन से फीवर था। बट ठीक है चलो थोड़ा रिलीफ हुआ कि नेगेटिव है, कोई बात नहीं। मीनवाइल मेरा देवर जो यहीं रहता है, दिल्ली में ही रहता है, तो वो मेरा कोविड सुनने के 2-3 दिन बाद अपनी मम्मी को पिक करने के लिए आया कि ना मैं मम्मी को अपने घर ले जाता हूँ। तो 2-3 दिन बाद, हाँ, तो वो आया वही था घर पे कि पहले आज मम्मी की रेडियोथेरेपी की एक सेटिंग थी, तो पहले उसमें ले जाएंगे और उसके बाद वहाँ से वहाँ वो मम्मी को ले जाएगा अपने घर। तो वो आया, मम्मी का बैग लिया उसने, मम्मी को लिया, मम्मी ताकि कोविड वाले घर से उनका होटल वाला प्रोग्राम कैंसिल हो गया, फिर देवर के घर का प्रोग्राम बन गया। तो फिर मम्मी को वो लेके रेडियोथेरेपी के लिए मैक्स हॉस्पिटल गया। पीछे से रिपोर्ट्स आ गई कि मम्मी पॉजिटिव है। तो अन्नू ने फटाफट उसको फ़ोन किया कि अब मम्मी को मत लेकर जाओ आगे, और ना मम्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो मैं आ रहा हूँ अभी हॉस्पिटल में बात करते हैं। हॉस्पिटल में बात किया तो वो रेडियोलॉजी के डिपार्टमेंट ने बोला कि अभी तो 15 दिन तो नहीं हो पाएगी, आप इन्हें ले जाओ यहाँ से, ले जाओ जल्दी ले जाओ। डर गए थे सब लोग वहाँ पे। तो फिर मम्मी को हुआ ये कि मम्मी को लेके अन्नू वापस घर आ गए कि अब देवर के घर नहीं भेजेंगे, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को रिस्क में डालना भी ठीक नहीं था, उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। क्योंकि ईशू की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, तो ईशू को फिर हम लोगों ने सोचा कि जब हम दोनों पॉजिटिव हैं और अन्नू तो देखभाल के लिए पति देव तो चाहिए, तो ईशू को वहाँ भेज देते हैं देवर के घर पे। तो उसको बचाने के लिए हमने देवर के घर पे उसको भेज दिया। तो ईशू चला गया देवर के साथ और मम्मी को वो छोड़ गया वापस यहीं पर ही। फिर वही था, दोनों अलग अलग सास और बहू, हम अलग अलग रूम में थे और सेवा करने वाले एक सिर्फ पतिदेव थे, हमारे वंडरमैन मास्क लगा के कभी इस रूम में मुझे ये दे रहे हैं गर्म पानी, मुझे काढ़ा दे रहे हैं, फिर मम्मी को काढ़ा दे रहे हैं, फिर मुझे हल्दी वाला दूध दे रहे हैं, फिर मम्मी को हल्दी वाला दूध दे रहे हैं। तो 2-3 दिन ऐसे ही निकले। फीवर मेरा जैसे मैंने आपको बताया 7वें दिन मैं उठी, मैंने झाड़ू पोछा किया, मेरे को लगा बहुत दिन हो गया आज मैं नहा लेती हूँ। मैं उस दिन नहा ली क्योंकि फीवर 6ठे दिन था नहीं, तो 7वें दिन मुझे लगा बस हो गया, मेरा फीवर तो चला गया। यही मिस्टेक हम जो करते हैं, यही डोंट्स में है कि आप बिल्कुल भी 15 दिन से पहले ये समझने की गलती मत करें कि आपका कोरोना चला गया, आपने उसको फाइट करके हरा दिया। ये बहुत बड़ा छलिया है, ये आपको धोखा देगा इस जर्नी में। 15-20 दिन की जर्नी में कई बार आपको धोखा देगा, कई बार आपको लगेगा कि यू आर ऑल राइट, लेकिन आप ऑल राइट नहीं होंगे। तो जैसे ही मैं नहा के मैंने झाड़ू पोछा किया, पता नहीं एक्सर्शन से या क्या, मैंने उस दिन ब्रेकफास्ट भी बनाया, मेरे को फिर से फीवर हो गया 102 से 102.4, और वो इतना ज़्यादा था कि उससे पहले वाला फीवर को भी उसने माफ कर दिया, मतलब इतना ज़्यादा तेज बुखार हो गया मुझे। फिर मैंने वही पैरासीटामोल ली। ऐसे में एक और गलती हम सब करते हैं कि हम जैसे ही हमारे को वापस फीवर आता है तो हम पैनिक हो जाते हैं। जब हम पैनिक होते हैं तो हम बार बार डॉक्टर्स को कॉल करते हैं। चलो डॉक्टर को करना तो सही बात है, पर डॉक्टर भी इस वक्त इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं, इतना ज़्यादा ओवरबर्डन है कि वो आपके फ़ोन नहीं उठाते। ज़्यादातर डॉक्टर्स आपको अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करोगे, अपने सर्कल में इधर उधर जिनको औरों को कोविड हुआ उनसे बात करोगे, या जिनको पहले कोविड हो गया अपने फ्रेंड से बात करोगे, या बोलोगे कि मुझे फिर से फीवर आ गया। तो फिर जितने लोगों से आप बात करोगे उतनी ज़्यादा एडवाइजेस मिलेंगी,
इतने ज़्यादा ब्रेन की चीज़ें आप में आएंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप ऑलरेडी पैनिक हो क्योंकि आपको तेज़ बुखार है पिछले 7 दिन से, फिर डिफरेंट एडवाइजेज आपको और ज़्यादा कंफ्यूज कर देती हैं, आप और ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो यहाँ बहुत बड़ी गलती हो जाती है। कई लोग बोलते हैं कि पैरासीटामोल मत लो, डोलो ले लो, डोलो मत लो, ये ले लो, स्टीम क्यों ली, स्टीम तो हाई फीवर में लेते ही नहीं हैं, और खट्टा अगर फीवर इतना है तो खट्टा मत खाओ, वो है तो मतलब जितने डिफरेंट पीपल दे ऑल आर वेल विशर एक्चुअली। आपको कुछ भी कोई कंफ्यूज करने का किसी, दे आर कंसर्न। और जैसे ही कई एक दो लोग फीवर सुनते हैं तो वो आपसे भी ज़्यादा, मैं तो वीक हुई, वो मुझसे भी ज़्यादा वीक ऐसे भी लोग होते हैं जो और ज़्यादा डर जाते हैं, नहीं नहीं क्या कर रही हो, जल्दी जाओ डॉक्टर से कंसल्ट करो। आई नो दे वर कंसर्न एक्चुअली, बट ऐसे टाइम में आप और ज़्यादा पैनिक हो जाते हो। जब दूसरा और ज़्यादा घबरा रहा है, आपसे भी ज़्यादा घबरा रहा है, तो आप क्योंकि कंफाइंड एरिया में पिछले 7-8 दिन से रह रहे हो, आपका ब्रेन की एक्टिविटी, बॉडी की एक्टिविटी एकदम लिमिटेड है, और आप बीमार हो, अंदर से इमोशनली भी शैटर्ड हो क्योंकि आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, ऐसे में आप पैनिक बहुत जल्दी कर जाते हैं। तो वहीं आपको संभालने की ज़रूरत है कि जब आपको लगे कि अब मैं टूट रही हूँ, उस वक्त पे आपको ये संभालने की ज़रूरत है कि नहीं नहीं मुझे टूटना नहीं है। मैं खुद को याद दिलाइए कि आपने जीवन में कितनी और फाइट लड़ी हैं जो ऐसी ही खतरनाक थी, कितनी विपरीत परिस्थितियों में आपने अपना कूल एंड काम और विश्वास भगवान पे नहीं खोया। ये चीज़ें काम आती हैं गाइस। ईश्वर पे विश्वास जो है ना वो इतना काम आता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। दवाइयाँ ये वो ये तो अपना काम करेंगी ही, लेकिन आपको टूटने से अगर कोई इस मैं अपनी बात करूँगी, अगर इस जर्नी में अगर आपको टूटने और बिखरने से कोई बचाता है तो सिर्फ एक भगवान का नाम है। मैंने पूरे 20 दिन सिर्फ और सिर्फ अच्छे भजन सुन के, अच्छी आरतियाँ सुन के, क्योंकि टीवी देखने जितनी तो एनर्जी नहीं बची थी मेरे में। मैं टीवी देख ही नहीं पाती थी, फ़ोन स्क्रॉल नहीं कर पाती थी ज़्यादा देर। जो मेरा फेवरेट टाइम पास था, दिन भर यूट्यूब देखना, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, वो सब तो मैं देख ही नहीं पा रही थी। तो बस मेरी एलेक्सा मेरे सिरहाने रखी हुई थी मेरी ड्रेसिंग टेबल पे, दिन बस अपनी मरी हुई सी आवाज़ में मैं एलेक्सा को बोलती थी, एलेक्सा ये चला दो, एलेक्सा ये भजन। मैंने जो भजन ज़िंदगी में कभी नहीं सुने थे वो सारे मैंने यूट्यूब से छान के सारे भजन सुने, और किसी तरह से खुद को कंडक्ट करने की, खुद को क्या बोलूँ, स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश की उस दौरान। तो 7वें दिन जब मुझे बुखार आ गया बहुत तेज़, तो मुझे लगा कि मेरा काम बन नहीं रहा है डॉक्टर से। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गई कि मेरे डॉक्टर ने मुझे फेबीफ्लू करके, जैसे ही मेरी रिपोर्ट्स आई तो उन्होंने मेरी मेडिसिन जो पहले से चल रही थी उसमें फेबीफ्लू करके एक मेडिसिन जोड़ दी। फेबीफ्लू का इतना शॉर्टेज था गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ। मेरा देवर जो दिल्ली में रहता है उसने दिल्ली में ट्राई किया, दिल्ली में नहीं मिला। नोएडा में मेरे हस्बैंड के चाचा वगैरह रहते हैं, नोएडा तक जाके हमने देखा, नोएडा में फेबीफ्लू नहीं मिली। गाज़ियाबाद में जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी फेबीफ्लू नहीं मिली। ये बात कर रही हूँ मैं 16 तारीख की। फेबीफ्लू नहीं मिल पा रही थी हमें, बहुत घूमने के बाद भी। तो हमने अपने मेरठ वाले देवर को बोला कि एक दवाई नहीं मिल पा रही है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसने वहाँ पे वो दवाई ली, लेकिन उसको उसकी बात की शायद सीरियसनेस का अंदाज़ा नहीं था या क्या नहीं था, तो उसने लेने में 1 दिन की देर और कर दी। 1 दिन की देर और कर दी, और फिर भेजने के लिए फिर वो खुद नहीं आके उसने कुरियर कराया। तो कुरियर कराने में, वैसे मेरठ यहाँ से 60 किलोमीटर ही, अगर कोई आए तो 1 घंटा ही लगता है, लेकिन कुरियर कराने में फिर 1 दिन लग गया। तो मेरी दवाइयाँ, एक्चुअली मुझे 13 तारीख से कोविड हुआ और मेरी दवाइयाँ आई 17 या 18 में। तो फेबीफ्लू इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी ना, कि क्यों थी इम्पॉर्टेंट वो मैं आगे आपको बताती हूँ। कि मैंने जितना भुगता ना मेरे घर में, उतना मेरी सास और मेरे पति ने नहीं भुगता। उनको बहुत ही कम कोविड ने बहुत कम परेशान किया, क्योंकि जो मुझे दवाइयाँ मिलने में 5-6 दिन की देर हो गई, उनको वो डे 1 पे मिल गई। उनकी 18 को या 19 को रिपोर्ट आई थी और उसी दिन उनको फेबीफ्लू की डोज मिल गई। और फेबीफ्लू की डोज में भी मुझे तो मेरे डॉक्टर ने 1 सुबह और 1 शाम बोली थी, लेकिन फिर अन्नू ने जहाँ अपने आप को और मम्मी को दिखाया, उन्होंने 4.5 गोली एक साथ सुबह और 4.5 गोली एक साथ शाम को फेबीफ्लू की अन्नू को, मतलब ये अन्नू के डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की। आप इसको बिल्कुल मत फॉलो कीजिएगा, अपने डॉक्टर से पूरी तरह से कंसल्ट करके, क्योंकि दवाइयाँ कभी भी किसी की बताई हुई नहीं लेनी चाहिए, और कोरोना जैसी चीज़ में तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। तो रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा। मैं बता रही हूँ कि हमारी फैमिली में हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा। तो ये 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां मीन 6 दिन, ये वाले 6-7 दिन आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस वक्त पे बॉडी में
पूरा टर्मोइल मचा हुआ होता है और कोरोना अपने पीक पे होता है आपकी बॉडी में, और पूरा पूरा आपकी बॉडी को अंदर से हिला के रख देता है। तो ये मेरे को उस वक्त तक पता नहीं था, बिकॉज मैंने कोई भी नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव वीडियोस, ये वो मैंने आपको बताया सुशांत की डेथ के बाद में फॉर माई मेंटल सैनिटी मैंने छोड़ दिए थे। इवन मेरे को कोविड होने के बाद भी मैंने एक भी कोविड से रिलेटेड वीडियो नहीं देखे, इसीलिए नहीं देखे ताकि मैं डिस्टर्ब ना हो जाऊँ, चीज़ों को देख के मैं पैनिक ना कर जाऊँ। तो ये मेरे को उस वक्त पता नहीं था, बट मेरी बॉडी में मैंने जैसे आपको बताया 7वें दिन से लेके 12वां 13वां दिन मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा टफ था। तो मैंने अपनी बिल्डिंग में एक डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने बोला कि देखो 8वें दिन फीवर आना तो नहीं चाहिए तुमको, तो इस तरीके से अगर दोबारा आया है तो इतनी अच्छी बात तो नहीं है, ये लोगों का 5-6 दिन में 7 दिन में चला जाता है। तो उन्होंने दवाइयाँ लिखी और कुछ टेस्ट लिखे, मैं उसमें सिटी स्कैन था और CRP एक टेस्ट होता है, CBC एक ब्लड टेस्ट, ये दोनों ब्लड टेस्ट थे और सिटी स्कैन सजेस्ट किया। अब भाई साहब यहाँ से शुरू होती है रेस अगेंस्ट द टाइम। आपको 8 दिन से फीवर है, 102 फीवर है, आपको टेस्ट सजेस्ट कर दिए गए हैं, आपको पता नहीं है वो टेस्ट कहाँ होंगे, और बाहर की सिचुएशन तो भाई भगवान आप लोगों को घर से ना ही निकाले। मैं तो चाहूँगी ईश्वर किसी को कोरोना का मुंह ना दिखाए, क्या बोलूँ मैं आपको। टेस्ट के लिए फिर हाँ, इस दौरान मेरे पति को भी फीवर आना शुरू हो गया हल्के हल्के, हालांकि रिपोर्ट उनकी नेगेटिव थी। तो जैसे ही उनको फीवर आया हमने डॉक्टर को दिखा के वो फेविफ्लू वाली डोज और मेरी वाली जो डोजेस थी वो ऑलमोस्ट सबकी सेम दवाइयाँ होती हैं, बस फेविफ्लू उसमें डोजेस का थोड़ा फर्क था, वो डोजेस का उनको डोज दी। तो ब्लड टेस्ट हमें दे दिए गए, ब्लड टेस्ट और CT स्कैन। अब ये समझ में नहीं आया कि ये कहाँ से कराएं, कहीं भी नहीं हो रहे थे, जहाँ हम रहते हैं वहाँ आसपास कहीं भी नहीं हो रहे थे। पास में एक कॉलोनी है वसुंधरा, वहाँ हम गए। यू वोंट बिलीव गाइज, उन्होंने बाहर टेंट लगा रखा था और टेंट में देर वर अराउंड 150 पीपल, चेयर डाल रखी थी। और जैसे शॉप है, शॉप्स के सामने, शॉप के उस मतलब डायग्नोसिस सेंटर के सामने ही एक टेंट लगा हुआ था। उस टेंट में बूढ़ा जवान, बाहर एम्बुलेंस खड़ी हैं, उसमें भी लेटे हुए लोग, ये वो 100-150 लोग वहाँ पे। मतलब वहाँ पे नंबर उन्होंने बोला कि अगर आप अभी कराते हो 4.5 घंटे का वेटिंग पीरियड है, 4.5 घंटे, 102 फीवर, 8वां दिन और खुली धूप में। लगा नहीं यहाँ नहीं हो पाएगा 4.5 घंटे, तो नहीं, कौन बैठेगा यहाँ पे इतने सारे कोविड पेशेंट के बीच में। तो फिर हम गए कड़कड़डूमा, उनको एक वहाँ सेंटर पता था, कड़कड़डूमा गए, HOD हाउस ऑफ डायग्नोसिस करके वहाँ गए। तो वहाँ उन्होंने बोला ब्लड टेस्ट हो जाएंगे, लेकिन हमारी CT स्कैन मशीन आज ही ख़राब हो गई है। भीड़ ही नहीं थी वहाँ पे, तो हमें लगा ऐसे कैसे हो गया, वहाँ वसुंधरा में इतनी भीड़ है और कड़कड़डूमा में बिल्कुल भीड़ नहीं है। तो वो उसका रीज़न यही था, इनकी मशीनें ही ख़राब हो गई थी। तो उसके सामने फिर एक और था वहाँ पे, नाम भूल गई। आपको बता रही हूँ इस समय में लोग कितना ज़्यादा मतलब कितने बदतमीज़ हो चुके हैं, उनको ना तो ईश्वर का डर है ना मैंने तो इस टाइम के अंदर ये रियलाइज़ किया गाइस कि आपका पैसा, आपकी ब्यूटी, आपका पहाड़ जैसा शरीर, कुछ भी आपको नहीं बचा सकता है भगवान के अलावा, कुछ नहीं। मतलब ऐसा लग रहा था सब कुछ वेस्ट है, आप मतलब कुछ चीज़ आपकी हेल्प नहीं कर सकती है, एवरीथिंग इज़ यूजलेस एक्सेप्ट भगवान की ब्लेसिंग, और कुछ काम नहीं आने वाला, ऐसा मुझे फील हो रहा था। इन दिस टफ टाइम देयर वर पीपल की जो HOD के सामने, एक मैं नाम भूल गई हूँ, नाम बता, उसने हमको बोला, हम टेस्ट कराने के लिए गए CT स्कैन, तो CT स्कैन जो 4,500 का वसुंधरा में हो रहा था, उसने बोला 13,000 लगेंगे। तो हमने कहा अच्छा 13,000, फिर भी चलो क्योंकि कराना ही था, डर लग रहा था। मेरे यहाँ ना लंग्स में दर्द शुरू हो चुका था, सांस लेने में दिक्कत शुरू हो चुकी थी, और लंग्स में ऐसे हाथ ऊपर नहीं होते थे, हाथ ऊपर करो ना तो लंग्स खींचते थे, अंदर से दिक्कत होती थी, हैवीनेस थी चेस्ट में। तो डर गई थी मैं काफ़ी कि लंग्स में लगता है इन्फेक्शन फैल गया है, सांस लेते हुए दर्द होता है। तो मतलब आई कैन फील इट कि हाँ इन्फेक्शन अब लंग्स में है। तो CT स्कैन कराना इंपॉर्टेंट था। उसने कहा 13,000 लगेंगे, चलो ठीक है। तो बोलता है कार्ड से नहीं लेंगे ना, कैश लेंगे इन हैंड। मतलब सोचो 13,000 जैसा 4,000 की चीज़ क्या आप 13,000 चार्ज करो, वो भी कैश में। तो हम वहाँ से निकले कि भैया ये तो बिल्कुल ही फ्रॉड टाइप का है, बिल्कुल ही इंसानियत तो हर जगह जैसे मर चुकी है, हर चीज़ के 100 रुपये की चीज़ के 500 रुपये लग रहे हैं। वहाँ से हम निकले तो हाउस ऑफ डायग्नोसिस का ही एक और सेंटर ग्रीन पार्क में था, तो हम ग्रीन पार्क दिल्ली गए जो हमारे घर से बहुत दूर है। एंड माइंड यू इस वक्त पे मेरा बुखार 102-103 के बीच में चल रहा था, एंड इट्स 8th और 9th डे।
और ऐसे टाइम में पैर मेरे कांपने शुरू हो चुके थे बिल्कुल, और घबराहट जैसे ही सीटी स्कैन और सीबीसी और ये वो कराने का सुना था तो पैनिक का लेवल भी बिल्कुल बढ़ चुका था। तो उस वजह से मेरा बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर रहा था बार बार, और मेरी पल्स बहुत ज़्यादा डाउन जा रही थी। लेकिन ऑक्सीजन हम चेक करे जा रहे थे तो मेरी ऑक्सीजन अब तक 98, 99 ही चल रही थी। मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती रहती थी और वो ही एक सेवियर लग रहा था कि बाकी तो कुछ पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि लंग्स में दर्द शुरू हो चुका था, पैर कांपने शुरू हो चुके थे बहुत ज़्यादा, बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस शुरू हो चुकी थी, फीवर उतरने का नाम ही नहीं लेता था। इवन डोलो लेने के बाद भी फीवर 1-2 घंटे के लिए उतरता था, फिर वापस आ जाता था। तो फीवर नहीं उतर रहा था, आ रहा था जा रहा था, आ रहा था जा रहा था, ऐसे ही चल रहा था। तो किसी तरीके से हम ग्रीन पार्क पहुँचे, वहाँ पे HOD में हो तो रहा था सिटी स्कैन और ये वो, लेकिन उन्होंने अपने अंदर आने की एंट्री बंद कर दी थी कि अंदर नहीं आएंगे, पेमेंट करेंगे बाहर से। और बाहर धूप में ही 40-41 के टेम्परेचर में उन्होंने सारे पेशेंट्स की लाइन लगा रखी थी। कोई टेंट नहीं, कोई शेड नहीं, कोई चेयर नहीं, कोई बैठने की जगह नहीं। कैन यू बिलीव गाइस, आदमी की जान की कीमत कुछ भी नहीं है। एक जो भी वहाँ आ रहा था वही आ रहा था जिसको कोविड था, कोई भी नॉर्मल स्थिति में तो नहीं आ रहा था। नॉर्मल स्थिति वाले तो घर में बैठ के सोच रहे थे अगर छोटी मोटी बीमारी है भी तो बाद में जाएंगे जब कोरोना खत्म हो जाएगा। तो लेके 75 ईयर्स से लेकर और 25 ईयर्स तक के सारे ही तरह के पेशेंट थे वहाँ पे, और हम पहुँचे वहाँ पे 1:30 बजे के करीब। स्थिति इतनी ख़राब थी गाइस, 50-60 लोग लाइन में बाहर खड़े हुए थे, ऐसे लंबी लाइन लगी हुई थी। उन्होंने अंदर आने से सेफ्टी रीजंस की वजह से बैन कर रखा था। इतनी चरचराती धूप में 102, 103 के बुखार में मैं तो खड़ी ही थी, जिसका बीपी उस वक्त में 150, 160 चल रहा था अपर लेवल में। मतलब 75 साल और 80 साल के लोग भी पैर कांपती स्थिति में भी वहाँ खड़े थे। वो वैसे नहीं मरते ना, तो मेरे को खुद को ऐसे लग रहा था कि मैं खुद भी ऐसे नहीं मरूंगी तो शायद इस धूप में चक्कर आके वैसे ही मर जाऊंगी। तो अनु ने मुझे बोला मैं तेरी जगह लाइन में खड़ा होता हूँ, तू जाके वहाँ। एक इतना छोटा सा किसी ने गमला लगा रखा था, उस गमले की इतनी सी छाँव आ रही थी, वहाँ जाके मैं ऐसे करके बैठ गई तपती धूप में, तपते शरीर में। भगवान किसी को वो सारे दिन ना दिखाए, बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था। 2-2.5 घंटे में नंबर आया, जाके सिटी स्कैन कराया उन लोगों ने। वहाँ पे पूरा पीपी किट पहना के वो अंदर जाके सिचुएशन, जब अंदर आपको ले जाते हैं तो वहाँ सेफ्टी पूरे मेजर्स थे। उन लोगों ने भी अपनी पीपी किट वगैरह पहन रखी थी, ये हो रखा था। तो सिटी स्कैन हुआ, फिर हम वापस घर आ गए। तबीयत बहुत ख़राब हो गई गाइस। उस दिन शाम को अचानक से फीवर 102 से वापस 101 के करीब आया। मैं पूरे टाइम बाल्टी में ही पैर रखती थी और पूरा अपना गद्दा गीला करके अपनी पट्टियाँ सर पे रख के खुद ही अपनी पट्टियाँ करती रहती थी पूरे दिन। मतलब 3-4 दिन हो गए थे मैं अपना बाल्टी में ही जैसे पैर रख के ऐसे लेट जाती थी और अपनी पट्टियाँ खुद करती रहती थी बार बार। वो करने से मेरा ऐसा होता था कि जैसे 102 फीवर है तो 101 हो गया, 101 है तो 100 हो गया, इतना कम हो जाता था। दवाई से जो कम नहीं होता था वो उस चीज़ से हो जाता था। तो ये आप भी कर सकते हैं। अगर फीवर डाउन नहीं हो रहा है तो अपने पैर डिप रखिए बाल्टी में और सर के ऊपर पट्टियाँ बार बार चेंज करते रहिए, इससे थोड़ा सा फीवर आपका डाउन हो जाएगा। तो उस दिन रात को हमने निकाला कि किसी तरह से रिपोर्ट्स आ जाएँ। 8वां या 9वां दिन था। स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही थी गाइस। एक्चुअली 6 दिन तो बहुत बड़े आराम से निकल गए थे, सिर्फ फीवर था मुझे। और उसके बाद मेरे लंग्स में पेन शुरू हो गया, ब्रीदिंग में थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई, बीपी मेरा बहुत फ्लक्चुएट करने लग गया, विच वॉज नॉट अ गुड साइन। बीपी नहीं फ्लक्चुएट करना चाहिए था। जो प्रॉब्लम मुझे बीपी की थी ही नहीं, मुझे हार्ट में रिदम की प्रॉब्लम है जिसका 2 साल से मेडिकेशन चल रहा था। तो ये भी एक डर था कि आई वॉज ऑन मेडिकेशन। कोई सीरियस प्रॉब्लम हार्ट में नहीं है, लेकिन रिदम की प्रॉब्लम है, कभी फास्ट हो जाती है कभी स्लो हो जाती है। तो उसकी मेडिकेशन मेरी 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम में चल रही थी। लेकिन कोई भी आप मेडिकेशन पे हो और फिर आपको कोविड हो जाए तो आपके लिए दुगना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वो दिन निकला, हम अपने टेस्ट वेस्ट करा के आए। आई वॉज थैंकफुल टू अनु कि घर का सारा काम तो वो कर ही रहे थे, खाना बनाना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, अपनी मम्मी की देखभाल करना और उसके साथ साथ तो फिर मेरे साथ भागना।
कि इसको यहाँ टेस्ट करा लो, यहाँ करा लो, यहाँ करा लो। लोगों को टेस्ट के लिए कहीं भी नंबर, केओस मचा हुआ था। मेरी बिल्डिंग में 70-80 लोगों को कोरोना हुआ है और सब हमारी फ्रेंड्स का एक ग्रुप भी है, तो उस पर डिस्कस हो रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कहाँ टेस्ट, हर जगह टेस्टिंग सेंटर पे इतनी ज़्यादा केओस मची हुई थी कि लोग अपना टेस्ट नहीं करा पा रहे थे। हर डॉक्टर सजेस्ट तो कर रहा था लेकिन ये नहीं बता पा रहा था कि टेस्ट होंगे कैसे। इवन मैंने भी जहाँ ऑनलाइन कंसल्ट किया, उन डॉक्टर से पूछा कि जब मुझे कोविड है तो क्या मैं बाहर कैसे जाऊँ, और घर में जाके तो ये नहीं होगा। तो ये कन्फ्यूज़न तो था ही कि घर में तो आ नहीं सकते, कलेक्ट करने वाले कोविड पेशेंट के घर कोई आएगा नहीं, कोविड पेशेंट को बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि कोविड पेशेंट स्प्रेड करता है। तो क्या करें, घर में बैठ के मर जाए, कुछ ना करें, कुछ तो करना ही पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा। तो सोचा भैया निकलेंगे, निकलना ही पड़ेगा। सिटी स्कैन घर में तो बैठ के वैसे भी नहीं होगा। तो वो हुआ। अगले दिन ये हुआ गाइस कि 90 दिन मेरे को लूज मोशन भी स्टार्ट हो गए, और खड़े खड़े मतलब मेरे को खड़े खड़े लूज मोशन स्टार्ट हो गए। इतना बुरा हाल हुआ। जैसे ही लूज मोशन स्टार्ट हुए, वो तो ऐसा लग रहा था मुझे कि ये लास्ट नेल इन द कॉफिन है, अब नहीं बचूंगी मैं बिल्कुल भी। मतलब जो होना नहीं चाहिए था वो सब हो रहा है। टेम्परेचर लोगों का, मेरे साथ वाली मेरी फ्रेंड्स का, सबका जा रहा है। किसी को 5 दिन फीवर आया, किसी को 4 दिन आया, किसी को सिर्फ हैवीनेस फील हुई, किसी का 6-7 दिन में रिपोर्ट ही नेगेटिव आ गई। और मैं उन सब के लिए हैप्पी थी, मैं बहुत खुश थी कि लोगों का जल्दी ठीक हो रहा है। पीपल आर गेटिंग नेगेटिव रिपोर्ट्स नाउ। आई वाज आल्सो होपफुल एंड आई एम फॉर माई सेल्फ कि मेरा भी जल्दी से ठीक हो जाए, और मेरा ठीक नहीं हो रहा था। मेरी स्थिति और ज़्यादा मिजरेबल होती जा रही थी। ऑन दी अदर हैंड, जो मेरी सासू माँ है, जो एक कैंसर पेशेंट थी, यू वोंट बिलीव गाइज, उनको पहले दिन हल्का फुल्का फीवर 99 के अराउंड आया। हमने उनको पैरासीटामोल दी, और मेरी वाली सारी मेडिकेशन जो डॉक्टर, मतलब मेरी वाली मेडिकेशन तो थी ही, और सबकी सेम ही मेडिकेशन थी, दवाइयाँ वही हैं सेम, बस उनका फेविफ्लू अलग था। तो डॉक्टर यहाँ आसपास एक डॉक्टर है, उन्होंने जो मेडिकेशन दी वो उनको देना स्टार्ट किया, और उनको फीवर तो आया ही नहीं। मतलब बिल्कुल ही फीवर नहीं आया। पहले दिन थोड़ा बहुत आया, शरीर टूटना तो था, मतलब उनको भी बॉडी में मेरी तरह पेन था, सर में मेरी तरह दर्द था। हाँ, इस दौरान गाइस मैं ये भी बता दूँ कि सर एकदम ऐसा लगता है आपको जैसे फट जाएगा, पैरों में से इतनी हीट निकलती है बहुत ज़्यादा। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं अपनी पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, डिटेल जो मुझे याद आती रहेगी। पूरे 7-8 दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों में से हीट निकल रही है, भयानक तरंगें पैरों में से, इतना दर्द, लेग पेन इतना भयानक, और सिर की नसें ऐसे 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 पड़कती रहती हैं, पूरे दिन हर वक्त पड़कती रहती हैं। बहुत ज़्यादा सर में दर्द, बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द, ये तो लगातार बना हुआ था। और 90 दिन जब लूज मोशन भी स्टार्ट हो गए और फिर वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, भाई मुझे लगा कि कुछ तो अच्छा होना चाहिए, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। मेरी बॉडी ने फूड लेना बंद कर दिया। मतलब फूड की बात अगर बाहर चल रही है ना कि अनु मेरे को ये पूछेंगे कि आज क्या बना दूँ, ये बना दूँ, जैसे ही मुझे पूछेंगे मुझे अंदर से उल्टियाँ आने लग जाती थी, मतलब उन खाने के नाम से उल्टी। तो इस दौरान मेरी फ्रेंड की सिस्टर को भी जब कोरोना हो गया, तो उनसे जब मैं डिस्कस करती थी तो मेरे को काफ़ी मेंटली, मतलब मेरे मेंटल एंकर का काम करती थी। मैं जैसे ही टूटने लगती थी, डिप्रेस हो जाती थी, एकदम से पैनिक हो जाती थी, तो वो मुझे फ़ोन पे समझाती थी कि नहीं मेरा तो तुझसे भी पहले का है, देख मेरा ठीक हो गया, मेरा ऐसे हो गया, देख अगर वॉमिटिंग आती है तो है ना लेट के खाया कर, और वो भी अंगूर खाया कर, और कुछ ना खाया जाए तो अंगूर खा, अंगूर से उल्टी नहीं आएगी। एंड शी वॉज राइट, और कुछ मेरे पेट में नहीं जा रहा था, सिर्फ ग्रेप्स ही मैंने लेट के एक करके अपने मुंह में डाले, और इस तरीके से, क्योंकि मेडिसिन भी 10-15 मेडिसिन चल रही थी जो इस समय में आपके साथ हो सकती है ना गाइज। एक तो या सबसे बुरी तो यही हो सकती है कि ऑक्सीजन ही कम होने लग जाए 98 से, जो 98, 99, 97 इज राइट लेवल, इससे कम 95 से कम होने लगती है तो वो फिर डेंजरस है। सबसे बुरा तो यही होता है। उससे बुरा ये हो सकता है कि आपको वॉमिटिंग और लूज मोशंस लग जाए और आपकी बॉडी फूड लेना ही बंद कर दे। आपकी बॉडी ऑलरेडी इज़ इन ग्रेट टर्मोइल, अब ऐसे ही बॉडी इतनी परेशान है, और अगर आपने फूड भी आपकी बॉडी ने लेना बंद कर दिया तो फिर मतलब आपकी बॉडी एकदम धीरे धीरे गिव अप करने लग जाती है। वो एक ऐसा मतलब ब्रेकिंग पॉइंट था गाइस मेरे लिए कि मुझे लगा कि अब शायद मैं नहीं बचूंगी।